जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है वीकली करंट अफेयर्स। मार्च महीने का ये तीसरा वीकली करंट अफेयर्स है। इसके पहले हमने फर्स्ट टू सेवन और अप टू 23 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। 16 तारीख तक का कवर किया हुआ है और ये तीसरा है जहां हम लोग 17 से लेकर 23 मार्च के बीच में हुए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों का चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं दैनिक समसामयिकी की है, उसको हम लोगों ने परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले द हिंदू, पीआईबी, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण जैसे अखबारों से कटिंग को लिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो काफ़ी सहायक होगा और आप इससे अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर पाने में सक्षम हो रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने इस पूरे वीडियो सेशन की तरफ, चलते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। सबसे पहला न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका जो सोर्स है ये हमने दैनिक जागरण से लिया हुआ है। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वहाँ से। वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर इंडिया मास्टर्स ने जीता खिताब। तो आपको बता दें कि क्रिकेट के फील्ड से ये पूरी की पूरी जो है वो खबर है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे जो जितने भी लीजेंडरी थे उनका एक टूर्नामेंट हुआ है, जिस टूर्नामेंट में अंतर्गत भारत जो है वो फाइनल में पहुंचा था और भारत के सामने थी वेस्ट इंडीज की टीम। वेस्ट इंडीज मास्टर्स के नाम से उस टीम को कहा जाता है और भारत का जो भारतीय टीम की जो नाम था उसे इंडिया मास्टर्स कहा गया है। इस दोनों टीम के बीच में फाइनल मैच खेला गया भारत में। चूंकि ये पहला एडिशन है इसलिए इस न्यूज़ को हमने लिया है यहाँ पे। तो भारतीय टीम यहाँ पे रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर में ये फाइनल मैच का आयोजन किया गया है। इस फाइनल मैच में कप्तानी कर रहे थे सचिन तेंदुलकर भारत की तरफ से, और दूसरी तरफ थे कप्तान वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कप्तानी कर रहे थे लीजेंडरी ब्रायन लारा। और पूरे मैच में आप देखेंगे कि काफ़ी 50,000 से ज़्यादा दर्शक भी यहाँ पहुँचे हुए थे और कुल मिला के भारत ने ये पहला संस्करण जीत लिया है और वेस्ट इंडीज़ को हराकर भारत ने पहला ये एडिशन जीत लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे बनता है कि वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को इंडिया मास्टर्स ने हरा दिया है और लीजेंडरी लीग जो है ये पूरा का पूरा था जिसे भारत ने जीत लिया है। और इसमें मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है वो अमती रेड्डी को दिया गया था। इससे ज़्यादा यहाँ से कोई दूसरा न्यूज़ नहीं बनता है। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। और इस वीक का या पूरे साल का आप कहेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये खबर है। ये पूरा का पूरा खबर जो है वो साइंस एंड टेक में आप इसे जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है सुनीता विलियम्स की। सुनीता विलियम्स और विल्मोस जो जाकर आईएसएस में 9 महीने से फंसे हुए थे, अंततः वहाँ पे उनकी धरती वापसी हो गई है और ये न्यूज़ लगातार छाया रहा है सभी न्यूज़पेपर में। ये जो कटिंग है ये दैनिक जागरण का है। स्पेस क्रू 10 आईएसएस पर पहुंचा, सुनीता विलियम्स के घर वापसी नज़दीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, आइए खबर को पूरी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे खबर को यहाँ पे पहुंचा गया था कि स्पेसएक्स का जो क्रू 10 मिशन था, हालांकि यदि आप अगले न्यूज़पेपर देखेंगे इसने क्रू 10 मिशन को दिया है, लेकिन जो सुनीता विलियम्स एक्चुअली आई हैं वो क्रू 9 से आई हैं। तो जो खबर है वहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेसएक्स का जो मिशन 10 है वो रविवार को, लास्ट रविवार जो था, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुँचा और वहाँ से अंतरिक्ष स्टेशन दल में जो है पहले संख्या तो थी, अब 11 संख्या इनके जाने के बाद हो गई थी और अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे विच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अब यहाँ से आने को तैयार हो गई थी। तो ये न्यूज़ जो है वो उनके आने के पहले का है। अगला जो इसको फॉलोअप किया है वहाँ है ये वाली न्यूज़। तो भारत की बेटी सुनीता का धरती पर स्वागत हुआ है और ये भारतीय समय अनुसार आप देखेंगे तो 17 मार्च का ये समय था। 17 मार्च को अंततः सुनीता विलियम्स की पूरी टीम भारत में सुबह 3:27 पर आप देखेंगे फ्लोरिडा के तट पे पैराशूट के माध्यम से लैंड करने में सफल रहती है। तो ये पूरा का पूरा जो है वो न्यूज़ है। इस न्यूज़ में देखें आप यहाँ पे तो आपको पहले पता है कि ये 9 महीने पहले जाकर अंतरिक्ष में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से ये आईएसएस पे गई थी और आईएसएस में इनका जाने का जो प्रोग्राम था बहुत ही छोटा था, लेकिन वहाँ पे जिस अंतरिक्ष यान से गई थी उसमें समस्याएं आने के कारण बोइंग जो स्टार लाइनर था वहाँ पे कई तरह की समस्याएं आ गई थी। उसमें से जो प्रमुख समस्या था वो था आपका हीलियम लीक का, और वो ऐसी समस्या थी जिसके माध्यम से रिटर्न आना जो है वो काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उस पूरे स्पेस यान को बिना व्यक्ति के ही, मतलब ह्यूमन, ये लोग वहीं रह जाते हैं और वहाँ से इस पूरे जो यान है उसको वापस भेजा जाता है। और इसके कारण आप देखेंगे कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ गए सभी के सभी जो एस्ट्रोनॉट हैं विच विल्मोर, ये दोनों वहाँ पे फंस जाते हैं। और अंतरिक्ष स्टेशन पे 286 दिन बिताने के बाद भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और स्पेस ड्रैगन कैप्सूल से सवार होकर अपने 3 अन्य साथियों के साथ, जिसमें विचमोर, निक हेग और रूसी एस्ट्रोनॉट भी उसमें थे जिनका नाम था लेग्जेंडर गोर्बुनो, के साथ बुधवार जो कि 19 मार्च का समय है, 17 मार्च को तो वहाँ पर आईएसएस पहुँच गया था और 19 मार्च को भारतीय समय अनुसार 3:27 पर फ्लोरिडा तट पर समुद्र में ये पूरा का पूरा यान जो है पैराशूट से सभी ने लाइव जरूर देखा होगा और वहाँ से ये लैंडिंग होती है। लैंडिंग
होने के बाद आप देखेंगे पूरे कितने दिन ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले करंट अफेयर्स में। तो कुल मिला के 286 दिन एट वन स्ट्रेच इन्होंने वहाँ पे बिताया है। 9 महीने से ज़्यादा लंबा का ये समय था और इस दौरान उन्होंने 4576 बार पृथ्वी का परिक्रमा किया है और 17 घंटे जब स्पेस स्टेशन से वो वापस आई हैं तो वहाँ से आने में कितना समय लगा है, तो 17 घंटे लगा है। जब ये पूरा का पूरा जो क्रू ड्रैगन है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब ये यहाँ पे एंट्री कर रहा था तो उस समय इसका तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस था। इस बात को भी आप समझेंगे। और इसके अंदर जो प्लाज्मा शील्ड लगी हुई थी उसका ये 1927 डिग्री टेम्परेचर है। इसके बारे में अब ये पूरा का पूरा जो प्रकरण रहा है ये आप पिक्चर को देख सकते हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है साइंस एंड टेक के माध्यम से ये पूरा का पूरा, हालांकि आप देखेंगे कि पूरी की पूरी खबर जो थी ये कहीं से भी या नासा ने इसे प्लान नहीं किया था, ये एक अनप्लान्ड था। कहते हैं कि अनप्लान चीज़ें भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं और हुआ कुछ ऐसा ही। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट तो गए हैं और दोनों को जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर को अंतरिक्ष यात्री से अंतरिक्षयान से ISS पे ले जाया गया था और 286 दिनों के बाद जो है इनकी घर वापसी हो सकी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि इस पूरे यात्रा के दौरान जो कि अनप्लान्ड यात्रा था उससे पूरे साइंस एंड टेक जो क्षेत्र है, नासा है और पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष मिशन चल रहा है पूरी दुनिया में, उससे क्या सीखने को मिला है, क्या रहे हैं इसके मायने, क्या महत्व रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस 9 महीने के अंतर्गत सुनीता विलियम्स ने हार नहीं मानी है और अंतरिक्षयान में जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है, ऑलमोस्ट जीरो ग्रेविटी है, उस जीरो ग्रेविटी में 9 महीने तक इन्होंने सर्वाइव किया है लगातार एट वन स्ट्रेच। और 9 महीने सर्वाइव करने के बाद इनके शरीर के ऊपर जो भी इम्प्लीकेशंस आए हैं उस इम्प्लीकेशंस का अब लगातार अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन करने के बाद इस बात के निष्कर्ष पर निकला जाएगा कि जीरो ग्रेविटी पे इतने लंबे समय तक रहने के बाद कैसी वो समस्याएं आती हैं। अभी भी ये दोनों ही अंतरिक्ष यात्री अभी नासा के अंदर हैं, अभी कभी कुछ समय तक अपने घर वालों से या कहीं बाहर नहीं निकलेंगी। कई सारे किस तरह के इम्प्लीकेशंस आए हैं इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाएगा और आने वाले अंतरिक्ष मिशन में या ISS में रहने का रास्ता भी साफ हो पाएगा, अंतरिक्ष मिशन में जाने का रास्ता साफ हो पाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा जो है वो शोध रहेगा। तो देखें पूरा था पूरा क्या समस्या आया था। तो स्टारलाइनर में प्रणोदन प्रणाली में हीलियम लीक जैसी समस्याएं पहले भी हुई थी और यात्रा के दौरान ये समस्याएं वहां पे आई थी। सितंबर 2024 को स्टारलाइनर बिना यात्री के पृथ्वी पर लौट आया था जिससे विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में ही फंसे रह गए थे। इस बात को आपको याद रखना होगा। उनकी वापसी के लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था क्योंकि अगला मिशन जब नासा ने अपना प्लान किया तो इतना लंबा समय फंसे रहने का एक और कारण था कि नासा का जो अगला मिशन था वो अगला मिशन फरवरी 2025 के लिए निर्धारित था और इसीलिए स्पेसएक्स का ये पूरा का पूरा ड्रैगन यान था जो 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर विलियम्स को वापस पृथ्वी पर लाया है। तो इनके कारण अब स्पेसएक्स की जो है वो विश्वसनीयता भी बढ़ी है। स्पेसएक्स का ये ड्रैगन कैप्सूल था उसको लेकर लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो अंतरिक्ष पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। उनके साथ निक हेग, एलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी लौटे हैं जो ISS पर अपना कार्यकाल पूरा कर लें। आपको बता दें कि ISS जो है वो अमेरिका और रसिया का जॉइंट वेंचर है और अब धीरे धीरे करके इसका कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और सभी देश अपने अपने नए अंतरिक्षयान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे घटना का महत्व क्या रहा है, तो विलियम्स और विल्मोर की लंबी अनियोजित यात्रा से दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रवास के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में लंबे समय रहने के कारण हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की गुणवत्ता घट जाती है, मस्तिष्क की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, हृदय रोग का खतरा है और उनका अनुभव वैज्ञानिक को मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी अध्ययन करने का अवसर देगा। तो अभी इनके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च चल रहा है। अब ये सारी इम्प्लीकेशंस जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक नासा के द्वारा एक ब्रीफ रिपोर्ट इसके बारे में दिया जाएगा, वो हमारे लिए और भी काम का होगा। तो इस खबर में सिर्फ इतना ही कि अब सुनीता विलियम्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि ये पूरा जो है वो कितने दिनों की यात्रा करके यहाँ पर आई हैं। 286 दिन का आप ये लाइन जो याद रखिएगा। ये जाते समय स्टार लाइनर से गई हैं और आते समय स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटी हैं और फ्लोरिडा के तट पर ये लैंड की हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक से या इसरो की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट खबर अब आ गया है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसरो के प्रमुख का ये स्टेटमेंट आया है और हाल फिलहाल में ही जस्ट कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान 5 मिशन को दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो चंद्रयान 4 लॉन्च नहीं हुआ है और फिर चंद्रयान 5 का भी भारत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो अब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि पूरी दुनिया जिस तरीके से चांद की तरफ आकर्षित हो रही है और लगातार वहां पे अपने अन्वेषणों को भेजने के लिए या चांद के सरफेस को समझने का प्रयास कर रही है, इस बात से तो स्पष्ट हो रहा है कि चांद पे पहुंचने के लिए पूरी दुनिया में जल्दीबाजी है। भारत भी अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक स्थापित करना चाह रहा है और खुद चंद्रमा पर जो है वो मैंड मिशन को 2040 तक भेजना चाह रहा है और इसी चीज़ को 2040 तक अपना पूरा का पूरा जो है वो मिशन करेगा। और इसी के संदर्भ में आप लगातार देख रहे हैं कि चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। आइए देखते हैं चंद्रयान मिशन के पूरे सफ़र को। तो इसरो के जो अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में जो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं
जिनका नाम है वी नारायणन, चूँकि अब सोमनाथ साहब निवृत्त हो चुके हैं, सेवानिवृत्त। तो इसरो के नए अध्यक्ष ने घोषणा की है कि चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मतलब भारत सरकार भी लगातार इंटरेस्ट दिखा रही है अपने इन सारे मिशनों को कंप्लीट करने के लिए। और यह मिशन जो होगा इसरो का, ये चंद्रयान 5 जो मिशन होगा, अब ये भारत मतलब इसरो और जैक्सा ये साथ साथ करेंगे। तो आप नोट कर लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे, किसके साथ ये मिशन होने वाला है, तो जापान के साथ ये मिशन होने वाला है। और जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी इसको क्या कहते हैं, जैक्सा के नाम से करते हैं। करेगा क्या ये सब, ये लोग करेंगे तो चंद्रमा के अस्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र, जो परमानेंटली शैडो रीजन है, चंद्रमा का जो एक जो हिस्सा है जहाँ पे सूर्य की लाइट जो है वो नहीं पड़ती है, यहाँ नहीं देख पाते हैं, परमानेंट शैडो एरिया है, इसका ये अध्ययन करने वाली। कारण ये है कि यहाँ पे तापमान बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पे पानी जैसे मॉलिक्यूल्स की बात पहले ही चंद्रयान ने कह दिया है, तो इसके बारे में अन्वेषण करेंगे, यहाँ के सैंपल्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे। इस मिशन के तहत लैंडर और रोवर को तैनात किया जाएगा। यहाँ पे रोवर को लेकर अलग अलग न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, कहीं 250 और कहीं 350 किलोग्राम का आपको न्यूज़ मिलेगा। तो याद रखेंगे कि इस मिशन के साथ लैंडर भी जाएगा और रोवर भी जाएगा। और इस बार का जो रोवर है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी रोवर होगा, और माना जा रहा है कि 250 किलोग्राम के अप्रॉक्स का रोवर जो है इस चंद्रयान 5 के साथ तैनात किया जाएगा। और इसके साथ एक लैंडर भी होगा। और ये रोवर करेगा क्या, तो जिससे चंद्रमा की सतह पर मौजूद जल बर्फ, दैट इज वाटर आइस की संभावना का अध्ययन किया जा सकता है, जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण और बसाहट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चर्चा मैंने पहले ही किया है कि भारत चंद्रयान मिशन को लॉन्च करना चाह रहा है। चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने का पीछे का भारत का सिर्फ उद्देश्य यही है कि भारत यहाँ पे आने वाले समय में मैंड मिशन को भेजना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं, अभी तो ये चंद्रयान 5 की बात हो गई। चंद्रयान 5 को लॉन्च कब किया जाएगा, तो लॉन्चिंग के डेट को लेकर अभी कुछ नहीं बताया गया है। ये एक ड्राफ्ट है, जिस ड्राफ्ट में सरकार ने फंड को अब रिलीज करने की बात कहती है, सरकार ने हरी झंडी दे दी है। जैक्सा के साथ ये पूरा का पूरा मिशन होगा, और इस मिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य होगा जो ये हेवी रोवर है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग तो खैर करेगा ही, इसके साथ जाके चंद्रमा के सैंपल्स को उठा के लाएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। आइए समझते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। तो इसके पहले 4 चंद्रयान मिशन, जिसमें से 3 को लॉन्च किया जा सका है, एक उसमें से आंशिक रूप से असफल भी रहा है, और एक जो है अभी पाइपलाइन में, जिसका लॉन्चिंग अभी शेड्यूल होने वाला है। तो आइए समझते हैं, इसके पहले चंद्रयान 4 के बारे में चर्चा हुई थी। तो चंद्रयान जो 4 रहेगा वो चंद्रमा से नमूने एकत्र करके पृथ्वी पर वापस लाने पर केंद्रित होगा। और इस मिशन के अंतर्गत 5 मॉड्यूल होंगे जो अपने अलग अलग काम को लेकर वहाँ पे नमूना एकत्रित करना, और इसका जो मुख्य काम रहेगा वो चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करके चंद्रमा के जो मुख्य भाग हैं, जो छाया वाला क्षेत्र है, वहाँ से या पूरे क्षेत्रों से चंद्रमा का नमूना जो है वो एकत्रित करके पृथ्वी पर वापस आना रहेगा, सबसे बड़ी बात रहेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि चंद्रयान के जो अभी तक पूरे के पूरे जो 3 मिशंस लॉन्च हो चुके हैं उसके बारे में देखिए। चंद्रयान जो 1 है, इसकी लॉन्चिंग 2008 में की गई थी, और चंद्रयान 1 ही वो मिशन था। इसके साथ याद करेंगे सिर्फ इसके साथ ऑर्बिटर गया हुआ था, और ऑर्बिटर के अलावा आप देखेंगे कि इसके साथ कोई लैंडर ये सब नहीं था। और चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था, और ये रासायनिक खनिज और फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग करने में सफल है। चंद्रमा के अर्थ का जो भी मैपिंग हुआ है वो चंद्रयान 1 के माध्यम से ही हुआ है। और सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट उपलब्धि रही है कि चंद्रयान 1 ने ही चंद्रमा की सतह पर जल अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था, और यह बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। लैंडिंग के कुछ समय पहले ये क्रैश हो गया था। हालांकि इसका ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है। 2019 का ये मिशन था, और इसीलिए इसको 98% सफल माना जा रहा है। अंतिम चरण में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण इसे आंशिक रूप से असफल माना जाता है। इस मिशन का ऑर्बिटर सक्रिय है, और अभी तक जो है हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर जो है वो भेज रहा है। अब सबसे लेटेस्ट जो है जिसने इतिहास रचा वो था हमारा चंद्रयान 3 2023, जिसे 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 का मिशन जो है वो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन बना था। इस बात को भी आप नोट करेंगे। और उसके बाद लगातार लैंडिंग होती रही। चाइना ने लैंडिंग कराया, उसके बाद जापान ने लैंडिंग कराया, और चंद्रयान 3 जो है अपना लैंडिंग करने में सफल रहा। तो ये पूरी की पूरी जो है चंद्रमा की सीरीज रही, चंद्रयान की सीरीज रही। अगले खबर की तरफ चलते हैं। डिजिटल रूपांतरण को लेकर पीएम ने बधाई दी है। तो हुआ क्या है, तो आरबीआई को अभी इस बार यूके के द्वारा, मतलब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा डिजिटल रूपांतरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आरबीआई ऑनर्ड विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय यूके सेंट्रल बैंकिंग। तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके से किस तरीके से जो डिजिटलाइजेशन को भारत लगातार अपना रहा है, यूपीआई जैसी चीज़ों पे लगातार काम कर रहा है, तो इसमें बेहतरीन सफलता के लिए आरबीआई को यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इससे ज़्यादा यहाँ जाने के लिए और बात नहीं है। इसमें और आप जान सकते हैं कि आरबीआई जो है वो, आरबीआई में अभी हाल फिलहाल में जो शक्तिकांत दास थे वो अब चेंज हो चुके हैं, और यहाँ के अब 26वें जो गवर्नर बने हैं, वो गवर्नर कौन बन गए हैं, तो संजय मल्होत्रा जो हैं ये यहाँ के अब 26वें गवर्नर बन गए हैं। और आरबीआई के बारे में आप जानते हैं कि इसको यंग हिल्टन आयोग के माध्यम से स्थापित किया गया था, और 1934 का ये एक्ट है, 1934 का ये एक्ट है, और 1 अप्रैल 1935 को आप देखेंगे कि इसका आधिकारिक रूप से इसे स्थापित कर लिया गया था।
इसका राष्ट्रीयकरण भी 1949 में हुआ था और साथ साथ आप देखेंगे शुरुआती दौर में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता हुआ करता था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर क्या है तो वो मुंबई है। इसके राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में देखेंगे, यहाँ आप शेर के प्रतीक को देख रहे हैं और यहाँ पे एक पाम ट्री को देख रहे हैं। तो ये आरबीआई के बारे में कुछ आंशिक जानकारी हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु ने बजट में रू भाषा की नीति के प्रति अपने संकल्प को दर्शाया है, स्टालिन सीएम। तो तमिलनाडु अभी लगातार जो है भाषा के मामले में अभी लगातार चर्चे में है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही तमिलनाडु के सीएम ने अपने एक बजट के दौरान भारत में जो रू शब्द का जो इस्तेमाल है, रुपये के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है आर उसके ऊपर, तो इसको चेंज करके अब तमिलनाडु में अपना एक सिंबल लॉन्च कर दिया है। तो आपको पता है कि रुपया जो है वो भारत के लिए क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक में होता है, और राज्य के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो इस तरह के सिंबल्स को चेंज कर पाए। लेकिन अपने बजट के दौरान उन्होंने इस बात को दर्शाया था, और उन्होंने इस बात को कहा कि इन्होंने जो तर्क दिया है उस तर्क पे आपको देखने की जरूरत है कि जब भाजपा ने आपत्ति दी तो स्टालिन ने कहा है कि सीतारमन ने भी कई पोस्ट में रू शब्द का उपयोग किया है, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में रुपये को आरएस भी लिखा जाता है, अंग्रेजी में जो रुपये शब्द को आरएस लिखा जाता है। तो इसको लेकर भी आप देखेंगे कई सारे विवाद चल रहे हैं। तो ये पॉलिटी का हमारा क्षेत्र, पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं समझना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस स्टेट ने, जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, किस स्टेट ने जो रुपये है उसका सिंबल बदल के एक नया सिंबल जारी किया है। बस इतना ही है, उससे ज़्यादा न्यूज़ कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। रायसीना डायलॉग जो है आज से शुरू हो गया है और 125 देशों के प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया है। आइए समझते हैं पूरे के पूरे रायसीना डायलॉग के बारे में, क्या है, कौन है इसके चीफ गेस्ट, समझते हैं इसको विस्तार से। तो ये तो पूरा न्यूज रहा। रायसीना डायलॉग 2025 की शुरुआत हो चुकी है, ये द हिंदू का ये आर्टिकल है। हुआ क्या है यहाँ पे, तो हाल फिलहाल में ही नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का ये 10वां एडिशन शुरुआत कर दिया गया है, और यहाँ पे जो चीफ गेस्ट रहे हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रहे हैं। आपको पता है कि न्यूजीलैंड के साथ अभी हमारा FTA का भी चर्चा विचाराधीन है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो है वो चर्चा भी चल रहा है। तो ये रायसीना डायलॉग क्या है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, और इस 16 में जो इस रायसीना डायलॉग है, तो रायसीन का जो नाम पड़ा हुआ है मुख्य रूप से नई दिल्ली में आप देखेंगे जो अरावली की पहाड़ी है, और दिल्ली में जहाँ पे लैंड होता है तो वह हिस्सा जो है वो रायसीना पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, और यहीं पे चूंकि ये मीटिंग होती है इसलिए इसको रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है, या इसका नाम दिया गया है। इसको आयोजित कराने वाले में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे ORF के नाम से जानते हैं। विदेश मंत्रालय और ORF के सहयोग से ये पूरा का पूरा मीटिंग जो है, ये पूरा का पूरा डायलॉग कराया जाता है। अब इस डायलॉग की जरूरत क्या है, तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में कुछ जितने भी आप देखें विकसित देश है या देश हैं, अपने बातों को विश्व स्तर पर रखने के लिए किसी न किसी एक मंच का इस्तेमाल करते हैं। तो भारत भी अपने विभिन्न मुद्दों के बारे में क्या राय रखता है उसको लेकर भारत ने भी एक ऐसा ही डायलॉग, एक ऐसा ही मंच रखा है जिसका नाम है रायसीना डायलॉग। इसके माध्यम से ये पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को या महत्वपूर्ण लोगों को, विशेष रूप से ये विदेश मंत्रियों का बैठक है, विशुद्ध रूप से आप देखेंगे तो विदेश मंत्रियों का बैठक है, और इस बार जो ये हुआ है इसके अंतर्गत भी लगभग 20 देशों के विदेश मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, और ये लगातार सम्मेलन अभी भी चल रहा है। तो रायसीन इसमें, और इसी के पैरेलल कई और भी चलते हैं, जैसे आप देख लेंगे कि सिंगापुर में कौन सा एक चलता है, तो सांग्रीला डायलॉग भी वहाँ से चलता है। इसके अलावा जर्मनी का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन चलता है। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रायसीना डायलॉग का वो है आपका थीम। तो थीम क्या है, तो पीपुल्स, पीस एंड प्लेनेट, कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट, इस थीम को याद रखेंगे। इसके क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, याद रखेंगे कालचक्र, पीपल्स, पीस एंड प्लेनेट। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला न्यूज़ है हमारा यहाँ पे, टोकमुक में भारत और किर्गिस्तान सेना कर रही है संयुक्त अभ्यास। तो यहाँ से जानने वाली बात सिर्फ आपके लिए ये है कि किर्गिस्तान का एक शहर है जहाँ, जिसका नाम है किर्गिस्तान, जो कि आपका मध्य एशिया का ये हिस्सा है किर्गिस्तान, और यहाँ से भारत का एक संयुक्त अभ्यास चल रहा है, और ये किर्गिस्तान के टोकमुक में इसको आयोजित किया जा रहा है भारत के विशेष सेनाओं के द्वारा। जो भारत का मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आर्मी वर्जन है ये, और ये यहाँ पे जो पैरा रेजिमेंट है वो हिस्सा ले रही है। और ये जो खंजर, ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो याद रखेंगे इस एक्सरसाइज का नाम है खंजर। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास चल रहा है इसका नाम है खंजर, और ये खंजर का कौन सा है, 12वां एडिशन है। इस बार इसका आयोजन किर्गिस्तान के टोकमुक नामक शहर में हो रहा है। 10 मार्च से ये अभ्यास चल रहा है और ये 23 मार्च तक ये अभ्यास चला है। तो बस इतना ही हमारे लिए न्यूज़ है कि खंजर जो है किस देश के बीच में होता है। आगे चलते हैं। अगला न्यूज़ है हमारे पास, जस्टिस जय माल्या बागची ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ले ली है। तो याद रखेंगे कि जस्टिस जय माल्या बागची जो है वो मुख्य रूप से अभी तक कोलकाता हाई कोर्ट के क्या थे, ये जज थे, कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, और अब जो है वो कहाँ चले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पहुँच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश का शपथ ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ जानने वाली ये होगी कि इनके अपने वरिष्ठ वरीयता मतलब सीनियरिटी के आधार पे 2031 मई 2031 में ये भारत के मुख्य चीफ जस्टिस अर्थात CJI भी बनने वाले हैं।
तो आप याद रखेंगे कि 2031 में यही जस्टिस जय माल्या बागची, जो कि सुप्रीम मुख्य रूप से कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, वो 2031 में नामित हैं मुख्य रूप से सीजीआई के लिए। इनके आने के बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति होती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा क्षमता है वो कितना है, 33+1 का है ना। 33+1 मतलब मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर यहाँ की संख्या कितनी होनी चाहिए, 34 होनी चाहिए। और अब यहाँ पे बागची साहब के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो हो गई है, अब कितनी हो गई है, 33 हो गई है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है। तो बस इससे ज़्यादा और भी कुछ जानने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। आगे चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगला जो खबर है यहाँ पे आयात और निर्यात को लेकर एक न्यूज़ आया हुआ है कि भारत में जो अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर आप देखेंगे गिरावट दर्ज किया गया है। ये आप देखेंगे फरवरी महीने में वस्तु के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के दौरान 10.85 की कमी देखी गई है। तो निर्यात का जो सबसे जो मुख्य कारण हो सकता है, वैश्विक रूप से अस्थिरता हो सकता है। रूस यूक्रेन वॉर यहाँ पे हो रहा है, इजराइल का युद्ध भी है, पूरे विश्व में आप देखेंगे कि अस्थिरता का दौर बना हुआ है। और यही कारण है कि हमारे इस बार जो है यहाँ पे ये अस्थिरता देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखें कि वस्तु और सेवा निर्यात को मिलाकर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत $800 अरब के आंकड़े को पार कर लेगा, और हमारा निर्यात उसी दिशा में बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में वस्तु और सेवा को मिलाकर $778 अरब का निर्यात किया गया था। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि निर्यात जो है धीरे धीरे हमारा बढ़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखें फरवरी महीने, पर्टिकुलर फरवरी महीने के पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 10.85% का जो है वो कमी दर्ज किया गया है। और धीरे धीरे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात के मामले में हब के रूप में भारत उभर रहा है। और सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि 54% जो है स्मार्टफोन के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। और ये भी आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात है इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से हो रहा है, तो तमिलनाडु से हो रहा है। तो इसमें और भी ज़्यादा कुछ देखने लायक यहाँ पे है नहीं। चलिए देखते हैं एक और न्यूज़ को देखते हैं। ये खबर बड़े चर्चे में रहा है। यहाँ पे ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट को साझा किया है और मोदी का पॉडकास्ट हुआ है। तो इस तरह के प्रश्नों को अनायास ही परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अभी हाल फिलहाल में चूंकि ये मुद्दा बड़ा ही वायरल हुआ है। कारण यह है कि इस पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया था, और उस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा पूरी तरफ चर्चा हुई थी। तो ये देखें कि ये जो है ये यूएसए के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लोकप्रिय पॉडकास्ट वो कंप्यूटर विज्ञानी लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संवाद को वीडियो का लिंक साझा किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि यूएसए के अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्विटर हैंडल से आप देखेंगे कि अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पॉडकास्ट को शेयर किया गया है। तो इसकी आप महत्व को समझ सकते हैं। किसके साथ ये हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो एक कंप्यूटर विज्ञानी है जिनका नाम क्या है, लेक्स फ्रीडमैन, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ शख्स, इनका नाम है लेक्स फ्रीडमैन, इनका नाम है, इसको आप याद रखेंगे, लेक्स फ्रीडमैन है। और जो इनका इंटरनेट जिस माध्यम से इन्होंने इसको शेयर किया था उसका नाम था ट्रुथ सोशल नाम था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ट्रुथ सोशल इसका नाम था। और इस अपने पूरे इस पॉडकास्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने जो कश्मीर के मामले में जो बयान दिया उसको लेकर देखने पे कई सारी प्रतिक्रिया भी सामने आ गई हैं। तो ये पॉलिटिक्स का विषय रहेगा, राजनीति का विषय हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने जब जब पाकिस्तान के साथ जो हाथ बढ़ाया है अपना दोस्ती के लिए या रिश्ते को सुधारने के लिए, तब तक हमें विश्वासघात और धोखा ही मिला है। और इसको लेकर आप देखेंगे कि पूरी तरह से पाकिस्तान ने इसका खंडन किया है, एक तरफा बयान बताया है, और इस तरह के लगातार बयान आते रहे हैं। तो हमारे लिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये ट्रुथ सोशल था। आपने देखा कि जितने परीक्षाएं हुए इससे पहले जो जापान को लेकर गोली चली थी वो न्यूज़ आपके सामने आया, यूएसए में जो गोली चली थी ड्रम के ऊपर, वैसे क्वेश्चंस को पूछा गया है। संभव है कि ऐसे क्वेश्चन को आने वाले समय में परीक्षा में पूछा जाए। तो याद रखिएगा, नाम रहेगा इनका लेक्स फ्रीडमैन। ये हैं लेक्स फ्रीडमैन, और जिस माध्यम से इन्होंने शेयर किया है उसका नाम था ट्रुथ सोशल। चलिए, तो आज के इस पूरे वीकली करंट को मैं यहीं पे रुकता हूं। हालांकि इसके बाद भी लगभग हमारे पास 8 से 10 न्यूज़ जो है वो शेष हैं। इसको मैं अपने अगले में, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अगले अपने सेशन में कवर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक आप इस न्यूज़ को देखें। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, इसे नोट भी किया होगा। और यदि ये पूरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। मिल लेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।